महज कुछ घंटों का और इंतजार और कल यानी कि 4 जून की सुबह 8 बजे से ईवीएम का पिटारा खुल जाएगा। उसमें दर्ज जनता के वोटों की गिनती से तय होगा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तीसरी बार सरकार बनेगी या नहीं। आपके मन में भी सवाल होगा कि कैसे होती है वोटों की गिनती, काउंसलिंग हॉल में कौन कौन मौजूद होता है, एक साथ कितने ईवीएम खुलते हैं, कोई गड़बड़ी होने पर कहां शिकायत करें। तो इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगी, सभी सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए। सभी लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। वोटों की गिनती कहां होती है और कौन करवाता है? लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराने और वोटों की गिनती की जिम्मेदारी एक रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ की होती है। राज्य सरकार की सलाह पर इलेक्शन कमीशन हर लोकसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। ये एक सरकारी अधिकारी होता है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में जिलाधिकारी को ही आरओ बनाया जाता है। हर लोकसभा क्षेत्र के आरओ की मतगणना के लिए सही जगह चुनते हैं। मतगणना की तारीख इलेक्शन कमीशन तय करता है। सवाल नंबर 2, मतगणना कब शुरू होती है और कितना समय लगता है? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। किसी विशेष परिस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश पर समय में बदलाव भी किया जा सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट पोर्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। इस माध्यम से आमतौर पर सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। सर्विस वोटर में सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग होते हैं। इस प्रक्रिया में करीब आधे घंटे का समय लगता है। 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। मतों की गिनती का पहला रुझान सुबह 9 बजे से आना शुरू हो जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम के वोटों के अंतिम 2 राउंड की गिनती तभी की जा सकती है जब निर्वाचन क्षेत्र के सभी डाक मतपत्र पहले ही गिने जा चुके हों। साफ है कि ईवीएम पर वोटों की गिनती में लगने वाला समय वास्तव में इस बात पर भी निर्भर करता है कि मैनुअली डाक मतपत्रों की गिनती में कितना समय लगता है। सवाल नंबर 3, क्या मतगणना का कोई सरकारी प्रोटोकॉल भी होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 128 और 129 के मुताबिक मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पहुंचना होता है। इसके बाद जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारी को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। किसी एक मतगणना हॉल में काउंटिंग के लिए 14 टेबल और 1 टेबल रिटर्निंग अधिकारी के लिए लगी होती है। किसी हॉल में 15 से ज्यादा टेबल लगाने के नियम नहीं है। हालांकि विशेष परिस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर टेबल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। चुनावी राजनीति में रिसर्च करने वाली संस्था पीआरएस इंडिया के मुताबिक किसी निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने पर एक काउंटिंग हॉल में 7 टेबल विधानसभा चुनाव की काउंटिंग और 7 टेबल लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के लिए लगाए जाते हैं। सवाल नंबर 4, हर उम्मीदवार की कितने एजेंट हॉल में मौजूद रह सकते हैं? मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट होता है। वहीं एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। इस तरफ एक हॉल में किसी भी उम्मीदवार की ओर से 15 से ज्यादा एजेंटों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। विशेष परिस्थिति में टेबल की संख्या बढ़ाई जाने पर एजेंटों की संख्या बढ़ सकती है। सवाल नंबर 5, क्या एक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है? हाँ, एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है। संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना एक से ज्यादा जगहों पर भी की जा सकती है। एक लोकसभा में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं। ऐसे में काउंटिंग हॉल में भीड़ भाड़ कम हो, इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा एक अन्य सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति होती है। चुनाव आयोग से परमिशन लेकर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा स्तर पर भी एक काउंटिंग हॉल बनाकर वोटों की गिनती करवा सकता है। आखिर में पूरे संसदीय क्षेत्र के सभी काउंटिंग सेंटर के वोटों को जोड़ दिया जाता है। मतगणना के दौरान हॉल के अंदर गड़बड़ी ना हो, इसके लिए क्या नियम होते हैं? किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ सावधानियां
बरती जाती हैं। जैसे काउंटिंग के समय रिटर्निंग अधिकारी चाहे तो किसी भी एजेंट की तलाशी ले सकता है। हर उम्मीदवार के एजेंट को एक तरह के बैच दिए जाते हैं ताकि समझ आ जाए कि वो किस उम्मीदवार के एजेंट है। एक बार हॉल में आने वाले एजेंट की गिनती खत्म होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। रिटर्निंग अधिकारी हॉल से किसी भी व्यक्ति को निर्देश नहीं मानने पर बाहर कर सकता है। हॉल के पास ही पानी, पीने का पानी, टॉयलेट, भोजन आदि की व्यवस्था रहती है। मतगणना में तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी को भी हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है। हॉल में मौजूद पर्यवेक्षक अधिकारी हर राउंड की गिनती के बाद रैंडम किसी 2 टेबल को सेलेक्ट करके दोनों टेबल के वोटों का मिलान करते हैं। जब रिजल्ट का सही से मिलान हो जाता है तभी इसे डन कर वेबसाइट पर इसे अपडेट किया जाता है। मतगणना क्षेत्र के आसपास कुछ गड़बड़ दिखे तो आप क्या कर सकते हैं? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के मुताबिक अगर मतगणना क्षेत्र के आसपास यानी 50 मीटर के अंदर ये 4 परिस्थितियां दिखे तो रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत आप कर सकते हैं। वोटिंग मशीन के बदलने या उससे छेड़छाड़ की शिकायत मिलने पर क्या होता है? किसी केंद्र पर वोटिंग मशीन बदलने या उसमें छेड़छाड़ की शिकायत मिलती है तो रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत इसकी जांच करता है। अगर ये साबित हो जाता है कि वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की गई है तो उसे अलग रखा जाता है। उसमें रिकॉर्ड मतों की गिनती नहीं की जाती है। इसकी सूचना राज्य और केंद्र के चुनाव आयोग कार्यालय को दी जाती है। पूरी तरह से मतगणना को रोकना जरूरी नहीं है, सिर्फ जिस मशीन को लेकर शिकायत मिली है उसे ही अलग रखा जाता है। मतगणना के बाद ईवीएम का क्या होता है? नतीजों की घोषणा होने और विजेता उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए जीत का सर्टिफिकेट देने के बाद ईवीएम को फिर से स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। काउंटिंग के 45 दिनों बाद तक ईवीएम को उसी स्टोर रूम में रखा जाता है, जिसके बाद उसे वहां से बड़े स्टोर रूम में शिफ्ट किया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार इन ईवीएम में अगले 6 महीने तक डेटा को संभाल के रखा जाता है और इन्हें किसी अन्य चुनाव के लिए उपयोग में भी नहीं लाया जाता है। इसके बाद इनके डेटा को सुरक्षित तरीके से डंप करके ईवीएम को आगे के चुनावों के लिए इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके जवाब मुझे लगा आप तक पहुंचाने चाहिए। मेरी कोशिश थी कि कल जो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उससे पहले काउंटिंग किस तरह होती है, प्रोसेस क्या होता है, यह आम जनता को भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने के बारे में मैंने सोचा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे मेरी बहुत मदद होगी। और कल हम सबको कुछ ही घंटों बाद ये पता चलने वाला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की गद्दी पर किसका शासन होने वाला है। तो ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए और इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।